गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास, आज हम आपको दो टॉपिक कवर कराएंगे। फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और सेकंड है हमारा सोलिनॉइड एज एन इक्विवेलेंट करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, या एक्टिंग एज ए बार मैग्नेट। देखो दो टॉपिक है। फर्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। कोई भी एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी न्यूक्लियस के अबाउट, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और हम ये लेकर चले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है, करंट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? अभी यहाँ पर हम लेकर चलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियस है ये हम स्मॉल आर लेकर चले। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अबाउट, न्यूक्लियस हम थोड़ी देर के लिए, चलो हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। क्लियर? थोड़ी देर के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और ऑर्बिट की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। क्लियर? और जो रिवॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो क्या हो गया, हमारे पास टोटल चार्ज हो गया E। क्लियर? अभी टोटल डिस्टेंस, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो हो गई 2 पाई आर। अब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट, हम ये मानकर चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट v स्पीड से मूव कर रहा है। अभी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है v, तो जो टाइम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन v। क्लियर? अब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं करंट। अभी करंट होता है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि E अपॉन 2 पाई आर अपॉन VE, तो VE ऊपर चला गया। अभी ये करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। अब जब हमारा जो ऑर्बिट है उसके अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। अभी देख सकते हैं आप कि जो करंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से इस लूप को अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में माने और करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माने तो आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां से मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड, इसको मैं म्यू एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्लियर? अभी हमारे पास आता है, यहां से हमने करंट को फाइंड आउट किया। अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू एल, ये क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट होता है हमारे पास NIA, यानी प्रोडक्ट ऑफ एम्पीरियन लूप टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 है, यानी कि I इंटू ए। I की वैल्यू है हमारे पास EVE अपॉन 2 पाई आर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो हमारे पास आ गया EV R अपॉन 2। क्लियर? अब ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन हमने आपको बताई। अब आता है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है
या रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, तो इसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। अब एंगुलर मोमेंटम को हम लेकर चलते हैं एल। अब एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक्चुअल में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस पी। पी इज द लीनियर मोमेंटम और आर इज द रेडियस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और बाय राइट हैंड थंब रूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी ऊपर की तरफ। क्लियर? मैग्नेटिक मोमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो वर्टिकली अपवर्ड है। अब इसके बाद हम यहां से लेकर चलते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसको आर क्रॉस पी आया था, यानी आप आर पी साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी कि आर एम वी साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा 90 डिग्री है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे आर एम वी या एम वी आर। क्लियर? अब यहाँ से ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है आर एम वी, लेकिन हमें पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो, अगर हम बात करें यहाँ पर इन दोनों के रेशियो की, तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि म्यू एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू ई वी आर अपॉन 2 डिवाइडेड बाई आर एम वी। यहाँ से आर कैंसिल, वी से वी कैंसिल, यानी ये हमारे पास आया ई अपॉन 2m। ये जो है इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर केजी। क्लियर? अब ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमने ऐसे ही बीच में फाइंड आउट किया आपको बताने के लिए। अभी मेन हमारे पास क्या है, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है और ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। अब यहां से अगर मैं बात करूं एल की, तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन आई, इन दोनों के बीच रिलेशन आया। अब हमें पता है कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है, यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि म्यू एल इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन 2m इंटू एल। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी, बोर ने अपने थ्योरी में, बोर क्वांटाइजेशन थ्योरी, उन्होंने बताया था कि भाई जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास NH अपॉन 2 पाई। तो ये जो वैल्यू है ये हम इसके अंदर डालते हैं यहाँ पर, तो वैल्यू आती है हमारे पास कि म्यू एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2m इंटू NH अपॉन 2 पाई। यानी कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट आया हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या आ गया, माइनस, नेगेटिव साइन था, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। चलो ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेक्टर साइन हटा देते हैं, देन ई NH अपॉन 4 पाई m। ये मैग्नेटिक मूवमेंट आया। हम हाइड्रोजन एटम लेकर चले हैं तो हम लिखेंगे कि फॉर हाइड्रोजन एटम, और फर्स्ट ही रेडियस है हमारे पास, फर्स्ट रेडियस के अंदर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू एल वो क्या होगा हमारा EH अपॉन 4 पाई m। ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है? तो अभी सवाल आता है कि क्या जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की या किसी भी एलिमेंट की ऑर्बिट के अंदर जब रिवॉल्व करता है, एटम के अंदर जब रिवॉल्व करता है, तो क्या ओनली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है?
नहीं, इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो स्पिन भी करता है, उसके अंदर एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है, उसको हम इसके साथ ऐड करते हैं। और वो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास होता है -E/m -E/2m। क्लियर? स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू एस से, और वो होगा -E/m और s। क्लियर? अब इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी हमसे पूछा जाएगा ओनली यही पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट, कि जो भी हमारी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है हम उसको एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करा सकते हैं। कैसे? सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। देखो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है कि जो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट है उनके बीच में सिमिलैरिटी बतानी है कि क्यों हम सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट की तरह बोल सकते हैं। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी है कि जब, अच्छा सोलेनॉइड भी हमारी कैसी है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड को जब आप फ्रीली सस्पेंड कराएंगे तो जिस तरीके से बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है, उसी तरीके से करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। क्लियर? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इनकी जो रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट में जब ये होती हैं तो इनकी जो रेस्ट पोजीशन है नॉर्थ टू साउथ, वो दोनों की सेम होती है। क्लियर? तो फर्स्ट सिमिलरिटी आपको समझ आई। सेकंड सिमिलरिटी है कि जिस तरीके से बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है इस तरीके से, क्लियर, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है बार मैग्नेट के लिए। और जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के केस में भी क्या होता है, अभी ये अगर हमारी एक सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के केस में भी एक पोल से दूसरे पोल के अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो दोनों के लिए ही क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेकेंड सिमिलैरिटी हम लिखेंगे कि सेम पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो दोनों में ही सेम है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर हम किसी बार मैग्नेट को कट करते हैं, थर्ड पॉइंट जो सिमिलरिटी का वो है इनकी कटिंग वो सेम होती है। देखिए अगर ये हमारे पास एक बार मैग्नेट थी और इसको मैंने कट कर दिया इस तरीके से, तो दो छोटी छोटी बार मैग्नेट बन जाएंगी। अब इसको मैं फिर से कट कर देता हूं, तो देखिए इस तरीके से चार छोटी छोटी बार मैग्नेट कट जाएंगे। देख यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब भी आप किसी बार मैग्नेट को कट करते हो तो आप कभी भी सिंगल पोल को एग्जिस्ट नहीं करा सकते। जब भी एग्जिस्ट होंगे दोनों ही पोल एग्जिस्ट होंगे। क्लियर? तो सेम कटिंग किसके लिए होती है, सोलेनॉइड के लिए होती है। अब सोलेनॉइड के केस में भी क्या आता है हमारे पास, अगर तुम इस तरीके से काटोगे तो ये एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा और ये दूसरी सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। सेम अगर आप इसको फिर से काट देते हैं तो ये दो छोटी छोटी सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर एस सोलेनॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो इनकी कटिंग है वो भी सेम है। थर्ड पॉइंट है हमारा सिमिलैरिटी का।
cutting of both is same. Both are divided into two pieces when they are cut. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जिस तरीके से अगर हम किसी बार मैग्नेट को किसी कंपास निडल के पास रखते हैं तो कंपास निडल के अंदर डिफ्लेक्शन होता है, क्लियर। तो उसी तरीके से अगर आप कंपास निडल के पास किसी करंट कैरिंग सोलिनॉइड को रखेंगे तो भी उनके अंदर सेम डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन शोन बाय कंपास निडल। कंपास निडल जो डिफ्लेक्शन शो करती है दोनों के लिए वो भी सेम होता है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर हम ये हमारे पास कोई भी बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M, क्लियर, और इसके सेंटर से इसकी एक्सियल लाइन पर d डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी इस पॉइंट पर वो हमारे पास आई थी μ0/4π 2m/d³, क्लियर। किस केस में था ये? अगर d जो है वो बहुत ज्यादा है, किससे? 2l, ये केस था, क्लियर। तो अगर आप किसी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है μ0/4π। इसी तरीके से अगर आप कोई सोलिनॉइड ले और सोलिनॉइड के सेंटर से, ये सोलिनॉइड का सेंटर है, सोलिनॉइड की लेंथ भी हम 2l लेकर चले हैं, क्लियर। सोलिनॉइड के सेंटर से भी हमने क्या किया, d डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, d डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और इस जो हमारी सोलिनॉइड है इसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारे पास कैपिटल M है, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो क्या आएगी, μ0/4π 2m/d³ ही आएगी, क्लियर। तो ये भी एक सिमिलरिटी है कि दोनों की एक्सियल लाइन पर अगर आप सेम डिस्टेंस पर इनके सेंटर से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हो तो जो वैल्यू आती है वो भी सेम आती है। तो थर्ड जो लास्ट फिफ्थ जो सिमिलरिटी है वो है कि सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट at same distance on एक्सियल लाइन, यानी अगर हम एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है सेम डिस्टेंस पर दोनों के लिए सेम आती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनको सबूत मानते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्लियर। कल हम आपको कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बताएंगे, तब तक आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू।